Today we are going to start transportation in man. यानी कि ट्रांसपोर्टेशन इन मैन जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम को हम कहते हैं, यानी इंसान के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो इंसान के अंदर गैसेस और खुराक साथ साथ में वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने का काम सर अंजाम देते हैं। ट्रांसपोर्टेशन दरअसल 3-4 ऑर्गन से मिलकर बना है। उसमें हार्ट है, उसमें ब्लड टिश्यू है, उसमें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है। तो हम हर एक को अलग अलग पढ़ते हैं और जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी हार्ट वाला जो सिस्टम है इसके अंदर भी पढ़ते हैं और साथ साथ में हम लिम्फेटिक सिस्टम भी इसके लिए पढ़ लेते हैं क्योंकि वो भी इन्वॉल्व है ट्रांसपोर्टेशन में इंसान के अंदर। पहले हम ब्लड की बात करते हैं, ब्लड को समझते हैं, ब्लड की कंपोजिशन वगैरह पढ़ते हैं। फिर बाद में ब्लड किस चीज़ पंप, कौन ऐसा ऑर्गन है, कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो पंप कर सकता है ब्लड को, वो पढ़ते हैं। बाद में ये ब्लड जो जा रहे हैं किस नाली में जा रहे हैं, ये जो कौन सी वेसल्स में जा रहे हैं उसको ब्लड वेसल्स कहते हैं, वो अलग पढ़ते हैं। तो चलते हैं ब्लड की तरफ। ब्लड जो है एक स्पेशलाइज्ड किस्म का लाइफ कंटेनिंग फ्लूइड है, यानी कि आम खास फ्लूइड नहीं है जो बॉडी के अंदर है, सही एक स्पेशल किस्म का है और लाइफ को मेंटेन रखने वाला फ्लूइड है, ये बात भी याद रखना। और किससे बना है? कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना है। किस चीज़ से? कनेक्टिव टिश्यू से। और कनेक्टिव टिश्यू का ये लिक्विड फॉर्म है जो हम अक्सर पढ़ते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू के 3 फॉर्म है, सॉलिड है, सेमी सॉलिड है, लिक्विड है। ये जो है इसका लिक्विड फॉर्म है, सही है। और जब गैस्ट्रुलेशन के बाद 3 लेयर्स बनते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। ये जो ब्लड है ये अक्सर ओरिजिनेट होता है मेसोडर्म से। किससे? मेसोडर्म से बनता है। और इंसान के बॉडी का 1/12 जो बॉडी वेट है ये कवर करता है। इसका ये मतलब है कि अगर कोई इंसान 12 kg है तो इसमें 1 kg ब्लड होगा और 11 kg उसका अपना बॉडी वेट होगा, सही। इसके अलावा इनकी अगर वॉल्यूम की हम बात कर ले 5 लीटर एवरेज है। अब देखो किसी इंसान के अंदर 4 लीटर ब्लड भी हो सकता है, किसी इंसान के अंदर 6 लीटर ब्लड भी हो सकता है, लेकिन औसत कितना है? 5 लीटर ब्लड। और इसके अलावा ये जो ब्लड है स्लाइटली अल्कलाइन है जिसका pH 7.4 है, यानी कि 7 जो है वो न्यूट्रल है और 7 से जब आप अबोव जाते हो तो ये अल्कलाइनिटी की तरफ आप जा रहे हो। बेसिक है यानी कि 7.4 इसका pH है। इसके अलावा ये 2 बड़े चीज़ों से मिलकर बना है, एक का नाम है प्लाज्मा, एक का नाम है सेलुलर पार्ट। ये जो है तकरीबन 55% इसके अंदर प्लाज्मा है, 45% जो है ये सेलुलर पार्ट है, उसमें RBCs आ सकते हैं, उसमें WBC आ सकते हैं, फिर उनके भी मजीद अपने टाइप्स है। ये सब कुछ 45% कंसिस्ट करते हैं। अब आते हैं प्लाज्मा के बारे में, पढ़ते हैं कि भाई प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा असल में खुद जो कि ये 55% है, यहाँ पर आप इस ट्यूब के अंदर देखो, जब हम एक इंसान से सिरिंज के जरिए ब्लड उठा ले, सही, फिर एक ट्यूब के अंदर डाल देते हैं, ये तो क्लॉट हो जाएगा। इसके लिए हमने एंटी कोएगुलेंट डालना है, जिस तरह फ्लोराइड है, जिस तरह हेपारिन है, इसको हमने डाल दिया, अब ये क्लॉट नहीं होगा। इसका ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन आपको नजर आ रहा है ये दरअसल क्या है? प्लाज्मा है। सिर्फ इस पोर्शन की बात हो रही है कि इसके अंदर फिर 92% वाटर है, पूरी ब्लड की बात नहीं हो रही, सही। और स्टूडेंट्स ये गलती भी करते हैं कि एग्जाम के अंदर जब MCQs आता है कि इंसान के बॉडी के अंदर कितना वाटर का परसेंटेज कितना है, तो वो अक्सर 90 वाला पोर्शन जो है वो सेलेक्ट कर लेता है। हालांकि ये सिर्फ प्लाज्मा के अंदर इतना है, बाकी इंसान के अंदर तो 65 से 70% है, सही। और इसके अलावा 7 से 9% जो रहता है वो इनके अंदर डिजॉल्व सब्सटेंसेस है। डिजॉल्व सब्सटेंसेस क्या है? आइए पढ़ते हैं। ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, अमीनो एसिड्स हो सकते हैं, फैटी एसिड्स हो सकते हैं, दूसरे चीज़ें हो सकते हैं, ग्लूकोज हो सकता है, मुख्तलिफ इनऑर्गेनिक साल्ट्स है, आयंस है, वो हो सकते हैं। और सारे इंजाइम्स इनके अंदर घूमते हैं। इंजाइम्स आपको पता है कि इंजाइम जो है जब कोई ग्रेन वगैरह इसको रिलीज करते हैं तो ये अपने टारगेट तक ब्लड के थ्रू जा सकते हैं। इसके अलावा हार्मोन्स है, हार्मोन्स तो जाते ही ब्लड के जरिए है, सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपना हार्मोन ब्लड के जरिए ट्रांसफर कर देते हैं। कुछ जो
मेटाबॉलिक वेस्ट है वो भी इनके अंदर है, डाइजेस्टेड फूड भी इनके अंदर घूमता रहता है, क्योंकि हर टिश्यू हर सेल तक ये पहुंच जाता है। बहुत सारे केसेस है जो कि खासकर ऑक्सीजन है ये लेकर जाता है और वापस में लंग्स की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आता है। तो ये सब चीज़ें इनके अंदर बहुत कॉमन है। इसके अलावा हम पढ़ते हैं कुछ वो वाला पोर्शन जो ज़्यादा है डिजोल्व सब्सटेंसेस के अंदर, यानी 7 से 8% है। वो दरअसल में प्रोटीन है, ढेर सारे प्रोटीन इनके अंदर आते हैं, लेकिन जो खसूसी 3 नेसेसरी प्रोटीन है वो हम पढ़ते हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन क्या है? एक ऐसा प्रोटीन जो ब्लड क्लॉटिंग का काम सर अंजाम देते हैं। ब्लड क्लॉटिंग क्या है? जब कोई इंजरी हो जाए, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, तो ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे प्लाज्मा के अंदर एक प्रोटीन डाला है जिसका नाम है फिब्रिनोजन, और वो फौरन विटामिन के और ऑक्सीजन के साथ मिलकर उसके खिलाफ मतलब रेजिस्ट कर लेते हैं और ब्लड क्लॉटिंग कर लेता है, यानी कि ब्लड क्लॉट हो जाता है। सही। और इसके अलावा कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन है जो कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम यानी क़ुव्वत मुदाफ़अत में अपना किरदार अदा करते हैं। कुछ अल्बुमिन प्रोटीन है जो कि ब्लड का वाटर बैलेंस बरकरार रखता है। इसके अलावा जो इनका सेलुलर पार्ट है वो भी पढ़ते हैं। आपको पता है कि ब्लड के अंदर तकरीबन 27% सॉलिड पार्ट है और इसका जो 73% है वो तकरीबन इसका लिक्विड पार्ट है। सही है। तो अब हम चलते हैं जो इसका सेलुलर पार्ट है, जो कि मैंने पहले कहा था कि ये 47 है, सॉरी 45% है, क्योंकि 55% जो है वो प्लाज्मा था। जब इससे हम 45 माइनस करेंगे तो कितने, अगर इसमें हम 45 प्लस करेंगे तो 100 बन जाएगा। तो हम अब उन 45 की तरफ चले जाते हैं। वो ज़्यादा इंटरेस्टेड भी है, ज़्यादा ज़रूरी भी है। सही है। वेट कीजिएगा, मैंने इसको रिमूव करना है, इरेज करना है। जी, तो हमने सेलुलर पार्ट स्टार्ट करना है। अभी प्लाज्मा तो हम तफसीलन पढ़ चुके हैं। सेलुलर पार्ट के अंदर जो सबसे ज़्यादा मिकदार में पाया जाने वाला पार्ट है वो है RBCs, यानी कि रेड ब्लड सेल्स। वो दिखने में रेड दिखता है, इस वजह से इसको रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। इसका अपना नाम है इरिथ्रोसाइट्स। यहाँ पर भी साइट सेल को कहते हैं, इरिथ्रो रेड को कहते हैं। तो इरिथ्रोसाइट्स जो है वो इस तरह शेप के है, जो कि अगर आप ठाप से देख ले, हालांकि ये अगर आप बाकायदा 3D स्ट्रक्चर इसको देख लेना तो ये बाइकनकेव आते हैं। सही, बाइकनकेव। और अगर इनकी साइज की बात कर ले तो इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लंबाई है 7.5 माइक्रोमीटर है, लेकिन जब इसके हम डाइसेक्शन कर लिए, इसकी विड्थ देखे तो फिर 2 माइक्रोमीटर है। सही। इंसान के जिस्म के अंदर स्पर्म के बाद फिर सबसे जो छोटा वाला सेल है वो RBC है। सही। और ये सबसे अबेंडेंट है और इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। यहाँ बून, ये एक बून है। बून का जो अंदरूनी वाला पोर्शन है इसको मेरो कहते हैं। यहाँ पर कुछ स्टेम सेल्स है जिसको मेगाकैरियोसाइट्स कहते हैं। इस तरह वो मेगाकैरियोसाइट्स सेल्स बनाते हैं जिसको हम कहते हैं RBCs। सही, ब्लड सेल्स बना लेते हैं। अगर कोई इंसान एडल्ट है, लेकिन अगर वो माँ के पेट में है, फिर उनके स्प्लीन में बनते हैं, उनके लिवर में बनते हैं, या अगर कोई एम्ब्रियो है तो एक यॉक के अंदर बनते हैं। कुछ लोग ये गलती करते हैं कि वो ये समझते हैं कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है ना, कि माँ उस वक्त उसको ब्लड दे रहा है, कि बच्चे के अंदर भी माँ वाला ब्लड। हालांकि इनके केमिस्ट्री में फ़र्क हो सकता है। माँ का ब्लड ग्रुप A, बच्चे का ब्लड ग्रुप B, और माँ का O, बच्चे का AB, कुछ भी आ सकते हैं। सही, मतलब डिफरेंस आ सकते हैं इनके बीच में। और मदर डायरेक्टली अपने बच्चे को ब्लड सप्लाई नहीं करता, बच्चे के अपने बॉडी के अंदर ब्लड सिंथेसाइज हो रहा है। सही। तो बच्चे के तो हड्डियाँ या नहीं होती है उस वक्त, या बहुत छोटे होते तो उनके मेरो इस काबिल नहीं होता कि वो सेल्स बना सके। सही। अब इनका जब मैच्योरेशन का वक्त आ जाता है, अब इसने ब्लड वेसल का हिस्सा बनना है, ये ब्लड वेसल है। तो इस वक्त, इससे पहले इसका साइज बहुत बड़ा होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस, इसके अंदर दूसरे ऑर्गेनल्स होते हैं। तो इससे दूसरे मेजर बड़े बड़े ऑर्गेनल्स भी निकले जाते हैं और साथ साथ में न्यूक्लियस भी निकाला जाता है।
तब जाकर इसका साइज छोटा हो जाता है और फिर ये ब्लड वेसल्स के अंदर आसानी से घूम सकता है। इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस क्यों नहीं होता? क्योंकि आगे जाकर इसने कोई सेल डिवीजन नहीं करना है। जब सेल डिवीजन ही नहीं करना है तो क्या जरूरत है जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लियस का? सही, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इसका अगर इनके अंदर न्यूक्लियस हो या दूसरे ऑर्गेनल्स हो तो फिर इनका साइज भी बढ़ जाता है, इनका वजन भी ज्यादा हो सकता है। और ये सारे मेमल्स का इस तरह नहीं, कैमल के अंदर आरबीसी न्यूक्लियस कंटेनिंग आरबीसीज होते हैं। इंसान की बात आज हो रही है, सही। और इसके अलावा इनका शेप मैंने कहा बाइकनकेव है। इसका जो सेल मेम्ब्रेन है वो इलास्टिसिटी रखता है। यहाँ इसका साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर आपको सारा अंदर वाला जो पोर्शन है रेड नजर आ रहा है। ये रेड कलर का क्या है? ये यहाँ पर हेमोग्लोबिन है। यहाँ पर ये हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन क्या है? वो खुद आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। क्या है? आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। 95% साइटोप्लाज्म इस हेमोग्लोबिन ने कवर्ड कर रखा है। जब इसके साथ ऑक्सीजन मिल जाती है तो ये रेड इन कलर नजर आना शुरू करे, तो यानी रेडिश दिखाई देगा। इस वजह से हमारा ब्लड या आर्टरीज रेड रेड दिखते। फिर अगर इनके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाए, हालांकि हेमोग्लोबिन तब भी है, तो फिर रेड के बजाय वो अक्सर पर्पल दिखाई देता है, जिसको हम ब्लू कलर कहते हैं। हालांकि वो ब्लू नहीं होता, वो पर्पल टाइप का होता है, खासकर वेन्स का जो कलर आपको नजर आ रहा है। अगर इनकी तादाद की हम बात कर ले, मेल के अंदर आपको मैं हर वक्त ये बता रहा हूँ कि मेल फिजियोलॉजिकली और जो भी चीज़ है, मतलब ये फीमेल से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है मेल। पहले मैंने आपको कुछ इनके डिफरेंसेस भी बता दिए हैं। जब मेरा दिल करता है कि एक दिन बाकायदा लेक्चर दे दूं कि भाई मेल और फीमेल के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है। हर चीज़ में मेल के अंदर ज़्यादा तादाद में रिक्वायर्ड होता है, फीमेल के अंदर कम। अब यहाँ पर ब्लड भी मेल के अंदर ज़्यादा, फीमेल के अंदर कम, खासकर इनके अंदर सेल्स की तादाद की बात हो रही है। अब देखो, 1 क्यूबिक मिलीमीटर के अंदर मेल के अंदर ब्लड के अंदर 5 से 5.5 मिलियन आरबीसीज हैं। 5 से 5.5 मिलियन, सिर्फ लाख की बात नहीं हो रही, ना हजारों की बात हो रही है। फीमेल के अंदर 4 से 4.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है। उनके अंदर कम होता है, कम रिक्वायर्ड। उनका हार्ट बीट भी लो है कंपेयर टू मेल। उनकी हड्डियां भी कमजोर, उनके मसल्स भी कमजोर, उनके एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस भी ज्यादा। अगर तुम्हारे शेप का ही एक फीमेल हो, तुम दोनों अगर अपना वजन देख ले तो आपका वजन 10-12 किलो उस फीमेल से ज्यादा होगा। हालांकि शेप में एक जैसे दिखते होंगे, लेकिन वजन में मेल अक्सर फीमेल से ज्यादा होता है। 120 दिन ये जिंदा रह सकते हैं, फिर ये मर जाते हैं। कहाँ पर? स्प्लीन के अंदर या लिवर के अंदर इसकी तोड़फोड़ हो जाती है। इसी वजह से स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी कह सकते हैं, सही। यहाँ पर इनके अंदर जो आयरन है, यहाँ पर आयरन, वो आयरन रीयूटिलाइज हो सकता है, वो दोबारा ये इस्तेमाल कर लेता है हमारा जिस्म। बाकी जो हेमोग्लोबिन है वो जाकर बाइल का हिस्सा बन जाता है, जिसको बिलिरुबिन कहते हैं। उस दिन मैंने आपको पिछले जो चैप्टर था न्यूट्रिशन के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था ना, तो वहां पर बिलिरुबिन का हिस्सा बन जाता है। आपने देखा होगा जब आप कोई रेड कलर व्हाइट कलर का, येलो कलर का, ग्रे कलर का, ब्लैक कलर का कोई चीज खा लेते हो, लेकिन जब आप लेट्रिन जाते हो तुम्हारे फेकल मटेरियल का कलर येलोइश होता है। वो किस वजह से? वो इसी बाइल की वजह से, जिसके अंदर बिलिरुबिन है, वहां पर हेमोग्लोबिन है। तुम्हारे आरबीसी की तोड़फोड़ होने के बाद वहां पर ये उसका हिस्सा बन गया है, सही। और अब आते हैं डब्ल्यूबीसी की तरफ, जिसको कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको मतलब नॉन पिगमेंटेड यानी कलरलेस, साइट्स मीन सेल्स, यानी ये व्हाइट इन कलर नहीं होते, इनके अंदर कलर्ड पिगमेंट्स नहीं है। इस वजह से हम इसको व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। ये इंसान की बॉडी का डिफेंस सिस्टम को कंट्रोल करता है। हमारे अंदर जिस तरह हमारे कंट्री के अंदर पुलिस है, एफसी है, आर्मी है, जो कि टेररिस्ट को कंट्रोल करते हैं, ये हमारे बॉडी के अंदर है डब्ल्यूबीसी, जो कि कोई पैथोजन बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं उसके ऊपर हमलावर हो जाते हैं, उसे हमें बचा लेते हैं। सही बात समझ आ रही है ना। और ये कलरलेस है, इसके साथ साथ ये तादाद में बहुत कम है कंपेयर टू आरबीसीज।
1 क्यूबिक मिलीमीटर के अंदर तकरीबन 7000 से 8000 सेल्स होते हैं। लाइफ स्पैन इसका 5 से 20 डेज है। ये मैंने क्यों 5 to 20 डेज यहाँ पे लिखा है, एक एग्जैक्ट क्यों नहीं है? एग्जैक्ट इसलिए नहीं है कि इनके कुछ टाइप्स है, आरबीसी के मजीद टाइप्स नहीं होते, सही। तो इनके मजीद टाइप्स है, कोई 5 दिन जिंदा रह सकता है, कोई 7 दिन, कोई 13 दिन, कोई 17 दिन, कोई 20 दिन। इस वजह से इसको 5 to 20 डेज रखा गया है। इनके दो बड़े टाइप्स है, एक ग्रेनुलोसाइट्स है, एक एग्रेनुलोसाइट्स है। ग्रेनुलोसाइट्स मतलब वो वाले आरबीसी डब्ल्यूबीसी जिनका साइटोप्लाज्म ग्रेन्यूल्स रखता हो, और एग्रेनुलोसाइट्स वो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी सॉरी जिनके साइटोप्लाज्म के अंदर कोई ग्रेन्यूल ना हो, सही। इसके अलावा ये जो ग्रेनुलोसाइट्स है इनका जो न्यूक्लियस है ये अक्सर पार्शियली डिवाइडेड होता है इस तरह, सही। इनकी एग्जांपल्स क्या है? न्यूट्रोफिल्स है, इसिनोफिल्स है, बेसोफिल्स है। और इसके अलावा अगर हम एक ग्रेनुलोसाइट्स की बात कर ले, वहां पर साइटोप्लाज्म के अंदर कोई आपको रेड कलर के इस तरह ग्रेन्यूल्स नजर नहीं आ रहे, सही। और साथ साथ में वहां पर न्यूक्लियस भी बड़ा होता है। उनके एग्जांपल्स मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स हैं। इनके फंक्शंस मैंने इम्यूनिटी चैप्टर के अंदर ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है। आप अगर देखना चाहते हो तो रिपीट कीजिएगा, वहाँ पर सारे डिफेंस सिस्टम मैंने आपको तफसीलन पढ़ाया है। इसके अलावा अगर हम प्लेटलेट्स की बात कर लें, प्लेटलेट्स जिसका अपना नाम है थ्रोम्बोसाइट्स, ये जब इनएक्टिव होता है तो ये प्लेट की तरह दिखते हैं, इस वजह से इसको प्लेटलेट्स कहते हैं। जब एक्टिव बन जाते हैं तो फिर इस तरह स्ट्रक्चर्स, जिस तरह दागियानुमा स्ट्रक्चर इसके ऊपर आ जाता है। इसका काम क्या है मैं बताता हूँ। इनके अंदर एक प्रोटीन है जिसको कहते हैं थ्रोम्बिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन प्रोटीन, फिब्रिनोजिन वगैरह और ये जो विटामिन के है, ऑक्सीजन है, ये सब मिल जाते हैं ब्लड के क्लॉटिंग का काम सर अंजाम देते हैं। ब्लड क्लॉटिंग के ऊपर मेरा इंशाल्लाह एक अलग लेक्चर होगा कि ब्लड किस तरह क्लॉट होता है। 5 मिनट का एक पाथवे है, वो आपको मैं समझा दूंगा। ये जो है सेल्स नहीं है, सेल लाइक्स बॉडी है। क्या मतलब हुआ? यहाँ पर जो मेगाकेरोसाइट्स है ये इनके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स है। जिस तरह यहाँ पर हम व्हाइट बोर्ड को साफ करते हैं, खासकर अगर ब्लैक बोर्ड हो, चाक से हमने लिखाई की हो, तो वो चाक के छोटे छोटे ज़रात नीचे गिर जाते हैं। या जब हम इस दीवार को प्लास्टर दे रहे हैं, यानी हम सीमेंट दे रहे हैं, तो फिर कुछ नीचे गिर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो नीचे छोटे छोटे टुकड़े गिर रहे होते हैं वो दरअसल क्या है, इनके फ्रेगमेंट्स है, और इसको हम प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। इसके अलावा इनके ये कलरलेस भी है और इनके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं होता आरबीसी की तरह। इसका जो लाइफ स्पैन है वो 8 से 9 डेज है। और इनकी तादाद की अगर हम बात कर ले, 1 क्यूब मिलीमीटर के अंदर तकरीबन 2 से 4 लाख होते हैं, यानी कि 0.2 से 0.4 मिलियन। और ये असल में ब्लड क्लॉटिंग का काम सर अंजाम देते हैं। इस तरह फिर इनके स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, ये वाले टेंटिकल्स जिसको कहते हैं। तो फिर इसकी वजह से ये कहीं पर अपने आप को फंसा देता है, और फिर इससे ब्लड क्लॉटिंग को स्टार्ट कर दे, यानी ब्लड जो यहाँ से गुजर रहा था वो स्टॉप हो जाएगा। तो इस वजह से ये इस तरह स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। ये था एक छोटा सा लेक्चर ब्लड के ऊपर। आपको उम्मीद करता हूँ समझ सब कुछ आ गया होगा। इनके ग्रुप्स के ऊपर एक अलग छोटा सा लेक्चर है। ग्रुप्स बहुत इंटरेस्टेड है इनका। ब्लड हमें एक जैसा दिखता है कि ब्लड है, लेकिन ब्लड का अगर हम केमिस्ट्री देख ले तो, या उनका जीनोटाइप देख ले, तो उनके अंदर ढेर सारे ग्रुप्स आ रहे हैं। तो उन ग्रुप्स के ऊपर एक अलग लेक्चर है, इनके क्लॉटिंग पर एक अलग लेक्चर है। अगले लेक्चर तक मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।